किस बच्चे का कमेंट आया था, एक मिनट। मैंने एक वीडियो बनाया था सिलेबस को लेकर के, जिसमें मैंने बताया था इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में जो आपको पढ़ना है। तो समीर मल्होत्रा का काफ़ी ज़्यादा मैसेज आया, कमेंट आया मेरे में कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाइए बोल करके। तो मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि ना तो ये 11th में आया, ना तो ये फर्स्ट ईयर में आया। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, पंजे पृष्ठ होती है, फिर सबके अलग अलग खतौनी होती है, तो ये नहीं आता। हाँ, लेकिन एक खतौनी हो, जैसे पहला क्वेश्चन है व्यक्तिगत खतौनी, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है। और व्यक्तिगत खतौनी में क्या क्या पॉइंट है आपको वो पता होना चाहिए, तो ध्यान से देख लो। आज हम बनाएंगे खतौनी चैप्टर। ठीक है, खाता बाई खतौनी, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन। हाँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि इसको मैं बता दूं, कम से कम बनाना सीख जाएं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। बाकी 11वीं के मैंने खाता भाई की वीडियो बनाया था, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि खतौनी कैसे करते हैं। अब यहाँ पर जो खतौनी होगी वो बस एक खतौनी होगी, केवल एक व्यक्ति का। जैसे लिखा है व्यक्तिगत खाता खोलना, विवरणों से मेमर सेन और पंडित का खाता बनाइए। अब वो दो अलग अलग नाम नहीं, वो एक ही है। ठीक है। पहला पॉइंट है मेसर सेन और पंडित को माल बेचा 30,000 का। फिर है सेन और पंडित ने खराब माल वापस किया 5,000 का। तीसरा है सेन और पंडित ने नकद दिया 10,000। चौथा है मेसर सेन एंड पंडित को छूट दी 3,000 रुपये। उसके बाद है मेसर सेन एंड पंडित से चेक मिला और उसे बैंक में जमा किया 7,000 रुपये। उसके बाद है बैंक से मेसर सेन और इसका चेक अनादरित हो गया और मेसर सेन और पंडित ने नकद दिया 7,000 रुपये। ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो कुछ पॉइंट है इन्हीं के ऊपर आपका क्वेश्चन अभी बनना है। तो क्या विकलन में क्या समाकलन में आएगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर देता हूँ। और इससे पहले मैं बता देता हूँ, हम बना रहे हैं मेसर सेन और पंडित का खाता। ये खतौनी है, जिसका कॉलम होता है दिनांक विवरण खाता पृष्ठ पृष्ठ संख्या राशि, दिनांक विवरण खाता पृष्ठ पृष्ठ संख्या राशि। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमने किसी व्यक्ति का खाता बना रहे हैं, तो उसको जो भी दिया, जैसे विक्रय किया या उसको पैसे दिए या उसको कोई भी माल दिया, तो जो चीज़ें उसके पास जा रहे हैं वो विकलन में है, और जो उससे आ रहा है, पैसा आ रहा है, माल वापस आ रहा है, वो सब चीज़ें समाकलन में आता है। तो अगर ये दो चीज़ें अगर आप याद रखते हैं कि जो उसके पास जा रहा है वो विकलन, और जो उससे आ रहा है पैसा नगद रूप में या विक्रय किया हुआ माल वापस, तो वो किधर आएगा, समाकलन में आएगा। ठीक है। दूसरा चीज़, जब हम उसके रोकड़ के बदले उसको छोड़ देते हैं तब भी वो इधर ही रहेगा। इतनी बातें क्लियर है तो अब ध्यान से देखो। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, मेसर सेन एंड पंडित को माल बेचा 30,000 रुपये का, तो मैं बोला जो उसके पास गया वो इधर, तो इनके पास माल आया, कैसे आया, विक्रय से, तो विक्रय खाता से 30,000 रुपये का माल। दूसरा पॉइंट है मेसर सेन एंड पंडित ने माल खराब माल का वापस किया। अब देखिए उनसे वापस आ रहा है, तो जो उनसे आ रहा है वो इधर नहीं, वो समाकलन में करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर विक्रय वापसी को 5,000 रुपये। ठीक। तीसरा पॉइंट है मेसर सेन एंड पंडित ने नगद दिया 10,000 रुपये। अब उन्होंने पैसा भुगतान किया, तो जो पैसा होता है वो इधर ही आएगा क्योंकि उनसे आ रहा है, तो हम बोलेंगे रोकड़ खाता को 10,000 रुपये। ठीक है। अगला, और उसे छूट दी। ठीक है, तो इसको आप बट्टा खाता को करके लिख सकते हैं। ठीक, 3,000 रुपये। उसके बाद देखिए ये जो दो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बैंक से संबंधित है। जैसे उसका चेक बैंक में भेजा, फिर बैंक से अनादरित हो गया। जब हम बैंक का कॉलम बनाते हैं तब इन दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है, इनको लिखना है। लेकिन यहाँ पर इसको नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि सिर्फ रोकड़ खाता है। यहाँ पर अनादरित व अनादरित बैंक से संबंधित लेन देन को इसमें नहीं लिखना। तो उसके बाद लास्ट में दिया गया है, इन दोनों को छोड़ दें तो लास्ट में, कि मेसर सेन और पंडित ने नगद दिया 7,000 रुपये, फिर से पैसा मिला, तो ये बोल देंगे रोकड़ खाता को। ठीक है। इस तरह से प्रश्न में जो जो पॉइंट थे उसको हमने लिख लिया, और अब हम हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो
यहाँ पर हो रहा है 7 3 10, 10 10 20, 5 25, 30,000 में अगर मैं 25,000 को काट दूं तो 5,000 बचेगा, उसको हम बोलेंगे शेष ले गए। क्या बोलेंगे? शेष ले गए 5,000। नीचे लिखेंगे 30,000, यहाँ पर ये भी 30,000। ठीक है, तो इस तरह से बना आपका क्वेश्चन नंबर पहला। अब हम साइड में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, कॉलम आपको पता चल गया, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि। अब चूंकि इसमें रोकड़ और बैंक दोनों बोला है, तो एक बैंक की राशि, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, पृष्ठ संख्या, राशि, बैंक की राशि। तो 1 2 3 4 5 6, 12 कॉलम बनने वाले हैं। तो वो 12 कॉलम आप तुरंत तैयार कीजिए। तैयार कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक, ये ठीक, ये दिनांक। ठीक है, ये विवरण, खाता पृष्ठ, पृष्ठ संख्या, राशि, ये बैंक की राशि। फिर से यहाँ पर एक दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि, ये बैंक की राशि। ठीक है, तो इसका जगह थोड़ा इधर और है, पर अभी यहीं तक का हम इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ध्यान देना, इनका नामकरण कर देते हैं। तो मैं सिर्फ रोकड़ और बैंक लिखता हूँ। ठीक, ठीक। अब इसको ध्यान देना, खतौनी के लिए जो खतौनी का नियम है ये उसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, जब हम खतौनी करते हैं तो जब पैसा गया तो वो इधर, पैसे आ रहे तो वो इधर होता है। ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर आप खतौनी बहुत अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, नगद से व्यवसाय शुरू किया, तो इसको आप बोलते हैं रोकड़ खाता से। क्या बोलते हैं? रोकड़ खाता से। रोकड़ में कितना लिखेंगे? 50,000। ये आपने लिखा 50,000। उसके बाद बैंक में जमा किया 22,000। बैंक में जमा करते हैं तो काउंटर प्रविष्टि होता है, तो आप इधर बोलेंगे बैंक खाता को, क्योंकि पैसा गया तो मैंने बोला इधर और आ रहा है तो इधर, है ना। तो बैंक खाता को, जब बैंक खाता को बोल रहे हो तो उस 22,000 को आपको रोकड़ में लिखना है, मतलब कैश में। लेकिन इसकी कांट्रा प्रविष्टि होगी तो यहाँ सी दर्शाना है और इधर भी लिखना है। यहाँ बैंक को बोल कर रोकड़ में लिखे, अब यहाँ पर रोकड़ खाता से बोल करके बैंक में लिखना है 22,000 रुपये। ठीक, तो कांट्रा प्रविष्टि होती है जब भी आपने बैंक में पैसा जमा किया या कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से निकाले, तो बैंक खाता को बोल के रोकड़ में लिखना और रोकड़ खाता से बोल करके बैंक में लिखना। यहाँ पर छोटा सा सी दर्शाना कि यहाँ पर कांट्रा प्रविष्टि हो रहा है। ठीक है, अगला, जितने भी खतौनी के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ना, उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगला है, कुली व्यय दिए 400 रुपये, पैसे गया तो इधर कुली गए, तो ये कुली, ये व्यय कितना दिया? 400, ये लिख दिया मैंने 400। उसके बाद रमण स्टील को नगद दिया, कितना दिया? 1,000 रुपये, पैसे गए ना, तो ये
रमण स्टील को 1,000 रुपये नगद दिया, इसलिए बीमा प्रीमियम भी दिया 2500, ये 2500 रुपये का बीमा प्रीमियम। ठीक, इसके बाद क्या है, 1500 रुपये का कमीशन पाया, पैसा आया कमीशन के माध्यम से, तो इधर तो कमीशन खाता से 1500 रुपये आया, तो ये कमीशन का 1500। नगद विक्रय हुआ है 20,000 का, तो बोलेंगे विक्रय खाता से। ठीक, उसके बाद नगद क्रय है 5,000 का, तो ये क्रय ये 5,000। ठीक है, क्योंकि पैसा गया खरीदने से। अब निजी व्यय के लिए नगद निकाले कितने, 1,600 रुपये। नगद निकालना को आहरण कहते हैं, तो ये आहरण आपको लिखना है, आहरण खाता को, और कितना 1500 निकाला शायद, है ना, देख लेते हैं, नहीं 1,600 रुपये है, तो यहाँ पर आपको 1,600 लिखना है। ठीक है, ठीक, इसके बाद केसरी को चेक निर्गमित किया, कितने का, 10,000 का। पैसा केसरी को दिया, तो केसरी को कितने का चेक निर्गमित किया, 10,000 का, तो चेक का पैसा बैंक से कटता है, इसलिए इसको बैंक में लिख देंगे 10,000। ठीक है, चलो अच्छे से दिखे आपको, इसलिए मैं यहाँ स्पष्ट करके थोड़ा साइड करके लिख देता हूँ, ये 10,000। लास्ट है, या शायद लास्ट नहीं है, और भी बचा होगा। रमेश को चेक द्वारा भाड़ा दिया, तो 1500 रुपये इधर और लिख देंगे, क्योंकि भाड़ा बैंक से कटेगा, चेक है तो। ठीक है, वेट, अगला इसका क्वेश्चन निकालता हूँ। ठीक, तो अगला उसका लास्ट पॉइंट ये है कि डाक व्यय दिए 600 रुपये के, तो डाक व्यय ये 600। ठीक, तो अब हमने सारे पॉइंट को कवर कर लिया। इसमें आंसर आप देख सकते हैं, 38,400 रुपये रोकड़ का रहा है, और बैंक का रहा है 10,500 रुपये। ठीक है, अब देखो, आपको यहीं से मैं जोड़ के बताता हूँ। समाकलन तरफ है आपका 50 और 20 70, और ये 71,500 है ना, तो देखो ध्यान से, ये मैंने लिखा रोकड़ का 71,500। ठीक है, अब इधर को जोड़ के देखते हैं कितना हो रहा है। तो 22, 23, 23 और 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31, 31 और ये 32,500, 32,500 और ये 33,100। ठीक है, कुल मिला कितना हुआ, 33,100। ये मैं 33,100 रुपये घटाता हूँ, तो 11 में 3 जाएगा, 8 3 11 होता है, अरे 3 38,400। और यह आंसर मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, अगर आपको याद हो तो, कि रोकड़ का आंसर आएगा ये 38,800। ठीक है, सॉरी 400, यहाँ पर आप देख सकते हैं 38,400 रुपये का आंसर है, और वो आंसर हमारा पहले ही आ चुका है ऊपर में। ठीक, 38,400 क्लियर है बच्चों। अब बैंक का आना है 10,500, वो भी आ जाएगा, क्योंकि सारे मदे सही तरीके से लिखेंगे तो आंसर आ जाता है। अब बैंक वाला में कितना है, बैंक वाले में इधर 10 और 11,500 है, इधर कितना है 22,000 है। ठीक है, तो देखो बैंक में एक तरफ 22,000 है, एक तरफ 10 और 1 11,500 है, तो घटेगा तो 500 बचेगा,
01 10,500 इसका भी आ गया, ये भी आपका आंसर आ गया, दोनों आंसर आ गए। ठीक है, तो आखिर में करना क्या है, आखिर में आपको लिखना है शेष लेखा। ठीक है, तो शेष लेखा में इधर ही कमी है 10,500 का, और शायद 38,400 की भी कमी यहाँ पर विकलन में है। इस तरह से इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे, और टोटल जो था रोकड़ का 71,500 ये यहाँ पर बैलेंस होगा, और ये 22,000 रुपये से यहाँ पर बैलेंस होगा। ठीक, अगले साल नेक्स्ट ईयर का इसको बस ला करके दिखा देंगे, अगले मंथ का शेष लाएंगे बोल कर के इधर, और उसके बाद इसकी कहानी खत्म। ठीक, तो ऐसे बनता है हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आप खतौनी बनाइए, व्यक्तिगत खतौनी जो होती है। बाकी 11वीं का आप वीडियो देख सकते हैं, नहीं मिलता तो कमेंट करके मुझे बताइए, लिंक दे दूंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पर जाने से पहले फिर से ही बात बता दूं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछता क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन जो एक पक्षीय खतौनी होती है, जैसे कि व्यक्तिगत, केवल क्रय का या केवल विक्रय का, है ना, ये 11वीं में भी है, केवल बैंक संबंधित, तब ये आ सकता है एग्जाम में। लेकिन सब वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो नहीं आता। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, बना बना करके देखिए, ना बने तो कमेंट कीजिए, आपके लिए वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों, डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।